व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। चलो सुपर्ब, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और अब इन अगले दो वीडियोस में गाइस आप लोगों का डीएनए ब्लॉक चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलो सो गाइस आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज की क्लास से हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको एक और नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। हम लोग जानते हैं इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लोग ट्रांजिशनल मेटल्स यानी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। अंदर इन द सेंस आपके पास में जब 5D सीरीज होती है, आपके पास में जब 5D सीरीज होती है उसमें आपको मिलता है लेंथेनम, और जो आपकी 6D सीरीज होती है उसको मिलता है आपको एक्टेनम, है ना। लेंथेनम और एक्टेनम, लेंथेनम के जस्ट बाद और एक्टेनम के जस्ट बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ रही बात आपको। यानी लेंथेनम के बाद आपको अगले जो 14 एलिमेंट्स होंगे, लेंथेनम के बाद में अगले जो 14 एलिमेंट्स होंगे और एक्टेनम के बाद अगले जो 14 एलिमेंट्स होंगे वो सब कौन कहलाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। नाउ गाइस होता क्या है, जब आपने ये 5D सीरीज बनाई तो लेंथेनम के जस्ट बाद एक दूसरा एलिमेंट आया, एक्टेनम के जस्ट बाद एक दूसरा एलिमेंट आया। कौन आया, लेंथेनम के बाद कौन आया, हैफनियम। एक्टेनियम के बाद कौन आया, रदरफोर्डियम। जब हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो लेंथेनम और हैफनियम, एक्टेनम और रदरफोर्डियम, इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, बेटा एक बात और देखना, कभी कभी आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन पता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से भी मिलता है। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी कभी कभी आप लोगों को ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। इज फिल्ड इन पेनल्टीमेट शेल। ये आपको कहां देखने को मिलता है, ये आपको पेनल्टीमेट शेल के अंदर देखने को मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट का मतलब होता है अल्टीमेट के अंदर वाला। अल्टीमेट मतलब आपका वैलेंस, एक वर्ड होता है अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, वैलेंस, लास्ट वाला। पेनल्टीमेट वैलेंस के अंदर वाला। तो पेनल्टीमेट n-1 d ऑर्बिटल के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होंगे, लेकिन ये ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है तो हैफनियम का 72 है। इन दोनों के बीच में 14 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 14 का डिफरेंस है। तो 14 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आए जिनका एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ऐसे करते करते 71 तक हम गए। वो सब जब हम लोगों ने देखे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग हो गया। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया वो मैं आपको बताता हूं। तो ये जो बीच में जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इन दीज एलिमेंट्स, ऐसा लिखेंगे हम लोग, इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक और क्या नाम हम लोगों ने आज सीखा, differentiating electrons. So the last electron or the differentiating electrons is filled in. एक नया वर्ड सीखो, is filled in penultimate shell। क्या बोलते हैं, penultimate shell यानी सबसे बाहर वाला अल्टीमेट, उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट और उसके अंदर वाला एंटे पेनल्टीमेट। यानी एंटे पेनल्टीमेट शेल का मतलब होगा n-2 शेल। यानी अगर मान लो अगर आपका वैलेंस शेल 6 है
तो ये अल्टीमेट, इसके अंदर वाला 5 पेनल्टीमेट, और इसके अंदर वाला एंटे पेनल्टीमेट। ठीक है लाडलो, ओ मेरे गुलजारी, ओ मेरे बकड़ो, ओ मेरे राज दुलारो, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? एंटे एंटे एंटे, ठीक है। हाँ, हमको मारो सालो, हमको मार डालो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, कुछ तो भी नाम रख दो। कितना अच्छा होता इसका नाम होता, प्यारे लाल शेल, कितना प्यारा लगता, प्यारे लाल, आ हा। लेकिन नहीं, एंटे पेनल्टीमेट। तो इन दिस एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स और द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज फिल्ड इन एंटे पेनल्टीमेट शेल n-1 n-2 एंड इन n-2 f ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल कौन सा होगा इस शेल का? इस शेल का वो f ऑर्बिटल होगा। तो आप लोगों को यहां पर जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है या जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहां देखने को मिलेगा? n-2 f ऑर्बिटल के अंदर। इसको बोलेंगे आप एंटे पेनल्टीमेट शेल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? सो देयरफॉर आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा देखने को मिलेगा? ns 0 से 2, n-1 d 0 से 1 और n-2 f 0 से 14। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपका अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और एंटे पेनल्टीमेट। अब आप यहां पर ऑब्जर्व करो, ना तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, ना तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, ना तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्योंकि ns के बाद np, nd और nf आएगा, यानी पूरा ये अल्टीमेट शेल ये पूरा इनकम्प्लीट है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आएगा भी तो s में आएगा। अच्छा, यहां पर आप देखो d 0 से 1 है। वैसे तो अगर हम लोग बात करें और अगर हम लोग बोलें कि हमारा ये n-1 d पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो n-1 s कंप्लीट होगा, n-1 p भी कंप्लीट होगा, लेकिन n-1 d पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यहां पर 0 या 1 ये, तो ये भी इनकम्प्लीट है। और भाई गुलजारी लाल, ये तो इनकम्प्लीट ही है, और ये तो पूरा भरा गए, और ये तो 0 और 14 तक जाएगा, तो ये तो इनकम्प्लीट ही रहना है। सो देयरफॉर आपके जो एंटे पेनल्टीमेट हैं, एंटे पेनल्टीमेट, ऑल थ्री शेल्स आर इनकम्प्लीट। तो प्यारे बच्चों, इस डी एंड एफ ऑर्बिटल की एक खासियत होती है कि डी ऑर्बिटल वाले जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, इनमें एक तो वैलेंस खाली होता है और एक पेनल्टीमेट खाली होता है। लेकिन ये जो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है, जो दो लेंथेनॉइड जो दो ट्रांजिशनल मेटल्स के बीच में फंसे हुए 14 मेटल्स हैं, ये तो 3 शेल्स खाली होते हैं। आप मेरी बात समझ गए ना भाई? NS के बाद NP, ND और NF होगा, जो हम भर ही नहीं रहे, हम तो NS पर ही रुक गए, तो आपका अल्टीमेट तो पूरा खाली है। पेनल्टीमेट यानी अल्टीमेट के अंदर वाला पूरा भरा हुआ होगा, उसका s ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल सब भरा होगा, लेकिन d इनकम्प्लीट है। एंटे पेनल्टीमेट में s, p और d भरा हुआ होगा, लेकिन इसका f इनकम्प्लीट है। तो यहां पर 3 शेल इनकम्प्लीट है, और ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात? पहले जरा इतना नोट कर लो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चले आगे। सवास। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब सीधी सी बात समझना शुरू करते हैं। ये 5D सीरीज है, तो 5D सीरीज में ये जो बीच में 14 एलिमेंट्स आएंगे, इनमें जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी आपका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से f ऑर्बिटल में जाएगा? वो 4f ऑर्बिटल में जाएगा। सिमिलरली ये जो आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक्टेनियम
और रदरफोर्डियम के बीच में आ रहे हैं, ये 6d सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये आपका n-1 है पेनल्टीमेट, समझ रहे हो। तो पेनल्टीमेट के अंदर जो एंटे पेनल्टीमेट होगा यानी n-2, वो ऑब्वियसली क्या होगा 5f। सो जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां घुसेगा 5f में। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? बहुत शानदार। अब एक पॉइंट सब नोट करेंगे कि जो आपका ये जो लेंथेनियम होता है ये जो आपका लेंथेनियम होता है इज वेरी मच सिमिलर टू द 4f एलिमेंट्स, यानी वो सारे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में आ रहा है और वो लेंथेनम और हैफनियम के बीच में रखे गए हैं, इनसे लेंथेनम की या लेंथेनियम की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। इसलिए आप लोग देखना ये जो लेंथेनम होता है ना, इसको डी ब्लॉक में ना ज्यादा पढ़ते हुए, डी ब्लॉक में इसकी ज्यादा ना स्टडी करते हुए ये इनके साथ करी जाती है, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के साथ। सो लेंथेनियम इज वेरी मच सिमिलर टू 4f एलिमेंट्स, therefore it is studied with 4f एलिमेंट्स। और इनको क्या बोलते हैं? what 4f एलिमेंट्स आर नोन एज, आप इनको बोलेंगे लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। वाई दे आर कॉल्ड एज लेंथेनॉइड एलिमेंट्स? क्योंकि ये लेंथेनियम के बाद आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या बढ़ गया लेंथेनॉइड एलिमेंट। एंड बेटा प्यारे बच्चों सिमिलर थिंग गोज फॉर एक्टिनियम, एक्टिनियम के साथ भी सेम चीज होगी। तो एक्टिनियम इज ऑल्सो स्टडीड विथ 5f एलिमेंट्स, 5f एलिमेंट्स, यानी एक्टिनियम के बाद 5f एलिमेंट्स आते हैं और इनको बोला जाता है एक्टेनॉइड एलिमेंट्स। कौन से? ये 14 एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में आ रहा है, इनको एक्टेनॉइड एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक स्टार बना के पॉइंट और लिख लो मेरे लाडलो, Ln। ये एक सिंबल आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, Ln मतलब ऑल द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। और यहां पर एक पॉइंट में इंक्लूड करना चाहूंगा, इंक्लूडिंग लेंथेनॉइड को मिलाकर, मतलब 14 तो ये और एक ये, यानी 15 एलिमेंट, यानी एटॉमिक नंबर 57 लेंथेनियम से इंक्लूड करके हैफनियम के एक पहले वाला 71 तक, ये 15 एलिमेंट्स को कंबाइनली आप इस सिंबल से डिनोट करवा सकते हैं Ln से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्की बात? अच्छे तरीके से इसको देख लो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। पक्की बात? चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीजों को मैं हमेशा आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज पढ़ाने की। जितना ज्यादा पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छे से याद होगा। आज आपकी एनसीईआरटी पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं होती? एक बड़े से पैराग्राफ में सारी चीज दे दी। अब जब इंसान पैराग्राफ पढ़ता है ना, तो उसकी इच्छा होती है कि उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर ले, उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके रख ले। लेकिन यहां तो इन लोगों ने क्या करा, पैराग्राफ का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की किताब पूरी हाईलाइट हो जाती है, तो वहां पर यही प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्या होता है, जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो ना, या आप किसी और से भी अगर कभी पढ़ते हो, तो हमेशा ध्यान रखना वो पर्सन कैसा भी पढ़ाए, अगर वो मेरी तरह पॉइंट वाइज ना भी पढ़ाए, तो आपको उस चीज को पॉइंट वाइज लिखना है। देखो मैं एक एक पॉइंट आगे बढ़ रहा हूं, मैंने आपको एक एक पॉइंट का लिंक जोड़ के पढ़ा रहा हूं। अब हम और देखते हैं कि आपके ये जो Ln सीरीज है, व्हाट इज Ln सीरीज? ये पूरी आपकी लेंथेनॉइड सीरीज, ये जो पूरी आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है, यानी लेंथेनियम से लेकर 71 तक
एक तो आपका लेंथेनियम और 14 एलिमेंट्स कौन से आपके, ये 4f ऑर्बिटल वाले, 4f सीरीज वाले, इनको कंबाइनली हमने एलेन बोला। हैव मच इजियर केमिस्ट्री, इनकी केमिस्ट्री बहुत इजी होती है, मच इजियर केमिस्ट्री, हैव मच इजियर केमिस्ट्री, दैट इज दे ऑल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनकी केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत आसान होता है। इनकी केमिकल रिएक्शन सबकी एक जैसी होती है, इनके साइज ऑलमोस्ट सबके एक जैसे होते हैं, इनका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है +3 वाला, बाकी कुछ और शो करते हैं बट आपको +3 पढ़ना होता है। लेकिन बेटा जब आप एक्टेनॉइड्स या एक्टेनियम सीरीज की बात करते हो, एक्टेनॉइड सीरीज की जब आप लोग बात करते हो, किसकी, ये एक्टेनॉइड की, जो एक्टेनियम के बाद 14 एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, जब आप एक्टेनॉइड सीरीज की बात करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों एक्टेनॉइड सीरीज हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। इसके पीछे क्या रीजन है, दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, ये सारे के सारे ससुरे रेडियो एक्टिव होते हैं, और इस वजह से इनकी केमिस्ट्री कुछ तो भी हो जाती है। तो हम लोगों को ज्यादा चिंता नहीं करनी है इसकी, हमको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट में भी जो मेजर क्वेश्चंस जिसमें से आएंगे वो आपका लेंथेनम ही रहेगा एंड आपकी लेंथेनॉइड सीरीज ही रहेगी, क्योंकि इसकी केमिस्ट्री ना आपने पढ़ रखी है। एक्टेनॉइड्स की केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ अभी कंप्लीटली स्टडी भी नहीं की गई है, क्योंकि इसके अंदर सारे कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। हम लोग सब जानते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चलो स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बता दूं। देखो मैंने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखवाया था, मैंने आप लोगों को ये F ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिखा ही दिया था अभी कुछ देर पहले, जब हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट लिया था। क्या सिखाया था, एक तो इनका n-2 F ऑर्बिटल में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ते हैं, एंटे पेनल्टीमेट। फिर इसके बाद n-1 d में हार्डली 0 से 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, कुछ कुछ इसको 0 से 1 भी लिखते हैं, और ns के अंदर भी आपको 0 से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो गाइज ये इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोगों के सामने यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की खासियत यह है कि भले ही आपका लेंथेनॉइड सीरीज हो या भले ही आपकी एक्टेनॉइड सीरीज हो, आपकी कोई भी सीरीज हो, लेंथेनॉइड हो या एक्टेनॉइड हो, दोनों के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के अंदर आपको एक प्रॉपर वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का जमा हुआ नहीं दिखेगा। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो आपने स्कैंडियम देखा था तो 3d1, टाइटेनियम 3d2, वेनेडियम 3d3, क्रोमियम 3d5, वो हमको मालूम है क्यों, सारे अनपेयर्ड हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैग्नीज अगेन 3d5, फिर आयरन 3d6, फिर 3d7, फिर 3d8, फिर 3d10 और 3d10, मतलब प्रॉपर जमा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ये यहां पर लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर देयर इज नो प्रॉपर पैटर्न, देयर इज नो प्रॉपर पैटर्न, देयर इज नो प्रॉपर पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in both lengthenoids and actinoids। लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के अंदर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। अच्छा प्यारा बच्चों, इतना नोट करने के बाद एक बात मैं आपको बहुत जरूरी बता दूं, जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स या एक्टेनॉइड्स का देखोगे
सो व्हेन these elements are in their, ध्यान से सुनिएगा, are in their m+3 फॉर्म, समझ रहे हो? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास में ल्यूटेटियम है, तो ल्यूटेटियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। लेंथेनम के बाद आता है सेरियम, तो सेरियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, समझ रहे हो? एक्टेनियम के बाद आता है थोरियम, तो थोरियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। रदरफोर्डियम के पहले आता है लॉरेंसियम, तो लॉरेंसियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। तो जब ये अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में हो, कौन, भले ही लेंथेनॉइड सीरीज हो या एक्टेनॉइड सीरीज हो, शोज अ परफेक्ट रेगुलर ट्रेंड, shows a perfect regular trend in their electronic configuration, in their electronic configuration। जैसे मैं आपको बताऊं, सेरियम के 4f के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके बाद वाले पे 2, उसके बाद वाले के f ऑर्बिटल में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और आते आते ल्यूटेटियम के आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यानी बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब ये अपने नॉर्मल फॉर्म में होंगे, जब ये अपने आयोनिक फॉर्म में नहीं होंगे, तब फिर यहां पर गड़बड़ी होगी। जैसे कि आपको सेरियम के 4f में 1 मिलेगा, लेकिन इसके बाद वाले के 4f के अंदर आपको 2 नहीं मिलेगा, या अगर 2 मिलेगा तो उसके बाद वाले के अंदर आपको 4 मिलने लग जाएगा, यानी 1 2 4 4 6 7 7 9 10 ऐसा उटपटांग नंबर मिलेगा। वो उनकी स्टेबिलिटीज को ऑक्यूपाई करने के लिए होता है। वी ऑल नो, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर के अंदर क्या होता था, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लेते थे, वैसे इनके साथ भी होगा। वो हमको पढ़ना नहीं है डिटेल में। जैसे थोरियम की बात करें तो इसके 5f के अंदर 1 होगा और लॉरेंसियम के 5f के अंदर 14, बिल्कुल इनके बीच में अगले वाले का 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करते करते होगा। ठीक है, तो ये बात बहुत जरूरी है, इसको जरा नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में डिटेल में पढ़ाई करना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अरे मेरा प्यारे प्यारे मुन्ना, मेरा सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच, क्या तुम लोग मुझे डरा रहे हो? जल्दी कोर्स करो, 2 वीडियो डालो, नहीं डालोगे तो हम कहीं और चले जाएंगे। अरे तुम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम डराते हो बे यार, मैं तो अपने प्यारे सर को डरा रहे हो तुम। एक प्यारा प्यारा बच्चा मुझे बोलता है कि रोज 2 वीडियो डालो, रोज 1 शॉट डालो, नहीं तो मैं कहीं और प्लेटफॉर्म पे चले जाऊंगा। अले मेरे बच्चे, भाई साहब ऐसा मत करना, क्योंकि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो पेड हैं, और पेड प्लेटफॉर्म अगर यूट्यूब पे सब फ्री में पढ़ा देगा तो पैसे किस बात के लेगा? समझो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मत करो। जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी सफिशिएंट। मेरे को किसी से पैसे नहीं लेना है, इसलिए मैं जानता हूं कि मैं जो यहां पढ़ाऊं वो कंप्लीट पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे उस चीज का कोई मतलब नहीं है। मुझे जो मिल रहा है वो यूट्यूब से मिल जाएगा, इसलिए मैं यही बेस्ट डालूंगा। सो डोंट वरी, सब चीज जो आपको यूट्यूब पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा एनसीईआरटी से चेक करते चलना है कि वो कुछ बीच में गायब तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो यहां आपको पढ़ा रहे हैं उनको आपसे कोई वो नहीं है कि यार आपसे उनको कुछ मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आपके व्यूज से, आपके ऐड जो आपके वीडियो पर चलते हैं उससे उनकी अर्निंग होती है, लेकिन टिपिकली आपसे कुछ नहीं ले रहा है वो। लेकिन आप किसी पेड प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट देना है उनको, समझ रहे हो? उसके बाद भी उनके कोर्सेज उतने अच्छे नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। तो प्लीज प्यारे बच्चों, इस तरीके की धमकी वाली लैंग्वेज में तो बात करा ही मत करो, क्योंकि मेरा कोई फायदा नहीं है। और अगर आप मुझे बोल दोगे सर मैं आपका प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं उसमें? भाई मैं तो आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं कि बेटा मत छोड़ो, उसमें आपका लॉस है। ठीक है, मेरा भी लॉस हो जाएगा उसमें, थोड़ा सा मेरा 1 व्यू कम हो जाएगा। चलो तुम मेरे 1000 वीडियो देख लोगे तो मेरे 1000 व्यूज कम हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा?
लेकिन बेटा आपका नुकसान हो जाएगा, प्लीज इस बात का ध्यान रखो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मेरे वीडियोस कंप्लीट नहीं है, मेरे सारे वीडियोस कंप्लीट है। आप मेरी प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट जाके देखो ना, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मैंने छोड़ा हो। मैंने पूरी ऑर्गेनिक डिटेल में करा रखी है, मोर देन सफिशिएंट तरीके से करा रखी है। वो तो ये सेशन में मैं फिर से कोर्स अपलोड कर रहा हूं, अच्छे तरीके से पढ़ा के और डिटेल में जाके कर रहा हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस वाले वीडियो खराब है। समझो, आपके पास में सब मटेरियल अवेलेबल है। सो डोंट वरी, आपको ग्रेविटी सर्कल पर जो चैप्टर आप पढ़ोगे ना, वो आपको 95 प्लस दिलवाएगा, भले इस साल का हो या पिछले साल का हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, तो लेंथेनॉइड सीरीज की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस? भैया सीधी सी बात है, दैट ऑन गोइंग फ्रॉम लेंथेनम टू, कहां पे खत्म होता है भाई? ये ल्यूटेटियम। ऑन गोइंग फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटेटियम एंड लेंथेनियम ट्राई पॉजिटिव टू ल्यूटेटियम ट्राई पॉजिटिव, a regular decrease in atomic radius and ionic radius is observed, and it is also called as lengthenoid contraction। क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है भाई? किताबों में ऐसी भाषा में दे रखा जिसका कोई जवाब नहीं। अरे मेरे प्यारे चोमुओ, इधर देखो कैसे इसको पढ़ना है। देखो मेरी बात सुनो, क्या आपने मुझसे पी ब्लॉक अपने दिल से पढ़ा है? क्या आपने उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट अपने मन से पढ़ा है, दिल लगा के पढ़ा है? अगर नहीं तो एक बार वापस सुन लो। किसी भी एटम में एस ऑर्बिटल, अबे ऑर्बिटल क्या होता है? गुलु 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 गुलु। एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, किसी भी एटम में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना जाता है? क्लोजर टू न्यूक्लियस। क्या माना जाता है? क्लोजर टू न्यूक्लियस। एंड इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है, एंड द रिपल्शन कॉस्ट बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाई, इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो रिपल्शन कॉज होगा वो बहुत हाई होगा। ये रिपल्शन किस पर करेंगे? एक इनका रिपल्शन तो आपस में होगा, जैसे आपके पी ऑर्बिटल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और दूसरा इनका रिपल्शन होगा, अगर एस ऑर्बिटल है तो वो पी ऑर्बिटल को रिपेल करेगा, डी ऑर्बिटल को रिपेल करेगा और एफ ऑर्बिटल को रिपेल करेगा। इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को, पी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को और एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, बाहर की ओर फेंकेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। और अगर आपके पास में मान लो एनएस ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल के अंदर अपने एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मान लो इसके डी के अंदर, नहीं ऐसा नहीं, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, 1 2 3 है ना, और यहां पर डी के अंदर खाली छोड़ देता हूं। और इसके अंदर अब मैं मानता हूं कि यहां पर n-1 p ऑर्बिटल ही है, और यहां पर मैं मान लेता हूं ये n-1 s ऑर्बिटल है। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों? अब ये होगा कि अंदर के ns और np ऑर्बिटल, पहली बात तो न्यूक्लियस के करीब है, क्योंकि ये वैलेंस है तो ये न्यूक्लियस से दूर है, लेकिन ये तो न्यूक्लियस से करीब है। उसमें भी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है कि ये कितना भी दूर हो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रहता है।
तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों शेल के इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, इस पर यानी अपने बाहर वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेंगे, रिपल्शन कॉज करेंगे। और इस रिपल्शन की वजह से ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के यहां जाकर बैठ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके का रिपल्शन आपको देखने को मिलता है। किसके वजह से? s और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन जो आपके DNF ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, DNF ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर वीकली रिपेल्ड या कॉजेस वीक रिपल्शन। क्या करेगा? ये वीक रिपल्शन कॉज करेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कहां पर? एक तो इनके आपस में यानी f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अपने ही f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करे। भाई आप देखो, जैसे ये f ऑर्बिटल है तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन क्या होता है, ये ऑर्बिटल इतना बड़ा होता है, इसका शेप इतना बड़ा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का इस पर और इस पर कोई खास असर नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करूं p ऑर्बिटल की, तो प्यारे बच्चों p ऑर्बिटल बहुत छोटा होता है, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन गुचुड़ मुचुड़ करके बैठे हुए होते हैं, तो इनका आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर रिपल्शन होने के चांसेस कम है क्योंकि शेल बड़ा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप एक एलिमेंट के अंदर f ऑर्बिटल के अंदर, तो अब f ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाला आपने, लेंथेनम के बाद सेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और आखिरी में लॉरेंसियम के अंदर मान लो या ल्यूटेटियम के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो भले ही इस f ऑर्बिटल के अंदर आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, लेकिन इस f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा वो बहुत वीक होगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको और ये इलेक्ट्रॉन इसको अच्छे तरीके से रिपेल नहीं कर रहा है, साइज बड़ा है, काफी स्पेस है। तो क्या होगा, अगर मान लो f ऑर्बिटल छोटा होता और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते और वो बोलता है स्पेस बढ़ाओ। क्योंकि क्या होता है, ये कोई f ऑर्बिटल कोई रास्ता नहीं है कि आपको एक रास्ता बना के दे दिया और बोल दिया इसमें तेरे को एडजस्ट करना, इसमें रहना हो तो रह, नहीं तो भाड़ में जा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां ऑर्बिटल है। समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑर्बिटल बनता है। तो अब अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे और अगर ये अच्छा फील नहीं करेंगे तो ये एक्सपैंड कर जाएंगे, ये चौड़े हो जाएंगे, तो अब वो f ऑर्बिटल दिखेगा। तो ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन पास पास में अरेंज होने के बाद एक्सपैंड कर जाते हैं और एक प्रॉपर शेप ले लेते हैं। लेकिन वो अपने आप में इतना बड़ा शेप होता है, वो f ऑर्बिटल अपने आप में इतना बड़ा होता है कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को रिपेल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर रिपल्शन नहीं होगा तो ऑर्बिटल का साइज बड़ा नहीं होगा। अगर ऑर्बिटल का साइज बड़ा नहीं होगा तो एटम का साइज या आयन का साइज भी बड़ा नहीं होगा। अब एक चीज और समझो, अब जैसे जैसे आपने लेंथेनम के अंदर f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन सेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करते 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 आखिरी ल्यूटेटियम में f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो प्यारे बच्चों, आपने जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, आपने इस एटम के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन भी तो बढ़ाया होगा। अब समझना, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये n-2 ऑर्बिटल है। इसके बाहर आपका n-1 ऑर्बिटल है और इसके बाहर आपका ns ऑर्बिटल है, ये आपका nth ऑर्बिटल है। यहां पर आपने 6s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर आप अंदर उतरकर 5d में आ गए, आपने 5d में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर आप अंदर उतरकर 4f में आ गए और फिर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। तो एक्चुअली यू आर कमिंग क्लोजर टू न्यूक्लियस। आप देखो न्यूक्लियस के मुकाबले ये कितना दूर है, फिर ये थोड़ा पास आया और ये तो बहुत ही पास आ गया। भाई जहां पर आपके एटम में आप इलेक्ट्रॉन छठे शेल में भर रहे हो,
सिक्स्थ के अंदर फिफ्थ और फिफ्थ के अंदर फोर्थ, मतलब आप न्यूक्लियस के करीब आ गए, न्यूक्लियस के करीब आ गए और न्यूक्लियस में आप लगातार प्रोटॉन्स बढ़ाए जा रहे हो और इसके पास वाले शेल में लगातार इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए जा रहे हो, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, यानी यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये एफ ऑर्बिटल का रिपल्शन कमजोर होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करके दूर नहीं जाएंगे, जहां है वहीं बैठे रहेंगे। तो इन्होंने साइज को बढ़ाया नहीं, जो था वही रखा, लेकिन न्यूक्लियस के पावरफुल होने की वजह से ये और कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए और अंदर की ओर चले गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा और ये पावरफुल होता जाएगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ये उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब एटम का साइज उतना छोटा होगा। ये अंदर खिंचाएगा तो इसके साथ साथ में ये 5d भी अंदर खिंचाएगा, उसके साथ साथ में ये 6s भी अंदर खिंचाएगा, तो अल्टीमेटली आपका एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार इसको ऑब्जर्व कर लो, एक बार जल्दी से इसको ऑब्जर्व कर लो ताकि मैं आपको इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवा सकूं और आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सको। डन? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, तो प्यारे बच्चों देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी जुड़ी हुई है और तुहानू कोई परेशानी की गल नहीं है और तुहाडे सामने और हुण खड़िया सी और हुण तुहानू बताएगा कि ये कोई गल परेशानी दी नहीं है। नाउ क्या होना है प्यारे बच्चों, देखो as the f orbital electrons n minus 2f, so as the n minus 2f orbital electrons are weakly repelled by each other, hence as we add electrons in n minus 2 f orbital, there will be no change in size of orbital। भाई ऑर्बिटल के साइज में चेंज कब आता? जब उस f ऑर्बिटल में बैठे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते, लेकिन f ऑर्बिटल में बैठे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैसा रिपेल कर रहे हैं? वीक रिपल्शन, कमजोर टाइप का रिपल्शन, तो कोई ज्यादा परेशानी आ नहीं रही है, तो ऑर्बिटल का साइज के अंदर कोई खास चेंज नहीं आ रहा। बट एस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, protons also increases in the nucleus, protons also increases in the nucleus, and due to the closer 4f या due to the closer n minus 2f orbital, the nucleus attracts electrons and atomic radius और ionic radius decreases। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? और इसी वजह से आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, इसी वजह से आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। अब देखो प्यारे बच्चों समझना, ये हम लेंथेनॉइड सीरीज पढ़ रहे हैं यानी 4f, तो ये 4f सीरीज आपको कहां दिखेगी? 5d सीरीज के अंदर। कहां दिखेगी भाई? 5d में पहले आपका लेंथेनियम आएगा और लेंथेनियम के बाद आपको सेरियम से ल्यूटेटियम तक दिखाई पड़ेगा। तो 5d सीरीज में लेंथेनम के बाद में कौन आता है? हैफनियम। हैफनियम का एटॉमिक रेडियस 160 पिकोमीटर्स होता है और हम लोग सब जानते हैं लेंथेनम और हैफनियम के बीच में आपके 4f एलिमेंट्स आ जाते हैं, आपके 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं। और 14 एलिमेंट्स के अंदर यानी जब आप लेंथेनम और हैफनियम को ऑब्जर्व करोगे तो लेंथेनम का 4f खाली होता है लेकिन हैफनियम का 4f पूरी तरीके से भर चुका होता है। समझ पा रहे हो बात को? जब आप डी सीरीज में लेंथेनम और हैफनियम को ऑब्जर्व करोगे तो क्या फर्क आएगा?
लेंथेनम का f ऑर्बिटल खाली, लेकिन लेंथेनम के बाद 14 ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनमें f ऑर्बिटल भरता है। तो हैफनियम तक आते आते इसका f पूरी तरीके से भर जाता है और इसके 5d के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इसका एटॉमिक रेडियस इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है कि जब आप इसको 4d सीरीज के वाइट्रियम के बाद कौन आता है, जिरकोनियम के साथ ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। इसका 159 हो जाता है, इसका 160 हो जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे भी क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो, मतलब लेंथेनम के बाद में ये लेंथेनॉइड सीरीज के यानी 4f ऑर्बिटल के 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और f ऑर्बिटल के अंदर 1 बाय 1 सेरियम से लेकर, लेंथेनम के बाद सेरियम, सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में भर गए। क्योंकि इन एलिमेंट्स के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो f में फिल हो रहा था, इसलिए इनको अलग रखा। अब 4f पूरी तरीके से भर गया, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन काय में भराएगा, 4f के बाद वापस से 5d में। तो जब आप हैफनियम में आएंगे तो इसका 4f तो पहले से भरा हुआ है, 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या हुआ कि जब 5d में एक इलेक्ट्रॉन रखा, लेकिन 4f पूरी तरीके से भर जाने की वजह से न्यूक्लियस ने इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इतना जोर से अपनी ओर खींचा, इतना जोर से खींचा कि इसका साइज एकदम से छोटा हो गया। इतना छोटा हो गया कि 5d सीरीज के हैफनियम का साइज इसके ऊपर वाली जो 4d सीरीज है उसके जिरकोनियम के बराबर हो गया। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है कि जब आप नीचे की ओर जाते हो तो साइज बढ़ता है, यानी वाइट्रियम के मुकाबले लेंथेनियम का साइज बड़ा होना चाहिए और जिरकोनियम के मुकाबले हैफनियम का साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां पर दोनों के साइज क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गई बात? चलो इसको नोट करो प्यारे बच्चों।